नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और राजनीति दोनों बदल कर रख दी हैं। हम बात कर रहे हैं मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी के एक बेहद दिलचस्प संपादकीय की, जिसका नाम है द डिसाइसिव 1971 वॉर विद पाकिस्तान। इस चर्चा में हम समझेंगे कि आखिर क्यों लेखक 1971 के युद्ध को महज एक जंग नहीं बल्कि एक ट्रेल ब्लेजर यानी एक युग बदलने वाली घटना मानते हैं। उनका मानना है कि इस युद्ध ने कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के उस पुराने और थकाऊ पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जहां न्यूक्लियर हथियारों के डर से जंग कभी किसी ठोस अंजाम तक नहीं पहुंच पाती थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा को हम 4 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, एक निर्णायक युद्ध आखिर होता क्या है। दूसरा, भारत की महारणनीति या ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या थी। तीसरा, लीडरशिप और उनके अचूक दांवपेच। और चौथा, हमारी आज की मॉडर्न मिलिट्री लेगेसी। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, डिफाइनिंग अ डिसाइसिव वॉर, यानी एक निर्णायक युद्ध की परिभाषा और कैसे इसने शीतयुद्ध के गतिरोध को तोड़ा। दरअसल शीतयुद्ध के उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर हथियारों का इतना खौफ था कि दुनिया भर के ज्यादातर संघर्ष बस एक बेनतीजा मोड़ पर आकर रुक जाते थे। कोई भी पक्ष अपने साथियों को पूरी तरह हारने नहीं देता था। लेकिन 1971 की कहानी बिल्कुल अलग थी। इस संपादकीय में डिसाइसिव वॉर या निर्णायक युद्ध की एक बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है। लेखक के मुताबिक इसके 3 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, दुश्मन की राजधानी तक सीधा मार्च करना। दूसरा, वहां सत्ता पलट देना या रेजीम चेंज लाना। और तीसरा, दुश्मन का भारी संख्या में सरेंडर करना। कमाल की बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1971 का ये अभियान दुनिया का इकलौता ऐसा उदाहरण था जहां एक जीत में ये तीनों ही बातें एक साथ देखने को मिली। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है भारत की ग्रैंड स्ट्रैटेजी, यानी हमारी तैयारी और जियोपॉलिटिकल पैंतरेबाजी। देखिए, ये जंग सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी। पर्दे के पीछे कूटनीति का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। लेखक यहाँ रणनीतिक धैर्य यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस की अहमियत पर बहुत जोर देते हैं। इस तैयारी के कई शानदार पहलू थे, जैसे कि अमेरिका और चीन को दखलंदाजी से रोकने के लिए सोवियत संघ के साथ एक ऐतिहासिक शांति और मैत्री संधि की गई। पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा था उसकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ा गया। बिना किसी हड़बड़ी के पूरे 8 महीने तक हर एक चीज की बारीकी से प्लानिंग हुई। और सबसे मास्टर स्ट्रोक था हमले के लिए सर्दियों के मौसम का चुनाव। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हिमालय के दर्रे भारी बर्फबारी से बंद हो जाएं और चीन चाहकर भी कोई मिलिट्री दखल न दे सके। और ये चीज भारत के मिलिट्री बैलेंस को बड़ी खूबी से दर्शाती है। संसाधनों का बंटवारा 2 बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियों के हिसाब से हुआ। पूर्वी मोर्चे यानी आज के बांग्लादेश को श्वेरपंकट या निर्णायक मोर्चा बनाया गया। वहां एक ऐसा भारी और अचूक सैन्य बल लगाया गया जिसे हराना नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मोर्चे पर एक होल्डिंग पोस्चर अपनाया गया, यानी बस दुश्मन को रोके रखने की रणनीति। पश्चिमी और उत्तरी इलाकों से फौज निकालकर पूर्वी मोर्चे पर लगा दी गई ताकि वहां की पूरी स्थिति भारत की मजबूत पकड़ में रहे। अब जब ये रणनीति मैदान पर उतरी तो इसका अंदाज रोंगटे खड़े कर देने वाला था। संपादकीय में इसे क्लासिक ब्लिट्जक्रीग कहा गया है, यानी बिजली की तेजी से हमला। इसके मुख्य रूप से 4 चरण थे। सबसे पहले नौसेना ने समंदर में पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी और हमारी वायुसेना ने आसमान पर अपना पक्का कब्जा जमा लिया। दूसरा, पाकिस्तानी सेना के जो मजबूत और गढ़ वाले ठिकाने थे उनसे सीधे टकराने के बजाय उन्हें बस बाईपास कर दिया गया। तीसरा, सेना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पैराड्रॉप और हेलीकॉप्टरों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। और चौथा कदम था सीधा ढाका की तरफ कूच करना, जो कि दुश्मन का मुख्य कमांड सेंटर था। और इस पूरे अभियान का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा क्या था? वो है इसकी समय सीमा। सिर्फ 13 दिन। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। सोचिए, 8 महीने की वो शांत और डिटेल प्लानिंग, और जब हमारी सेना ने फाइनली कदम बढ़ाया तो सिर्फ 13 दिनों के अंदर वो 550 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर बांग्लादेश में घुस गए और ढाका पर कब्जा कर लिया। इतनी तेज गति को सैन्य इतिहास में वाकई एक अजूबा माना जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, लीडरशिप और कौटिल्य के दांव पेच।
हमारे कमांडर और युद्ध का प्राचीन नजरिया। ये जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसका पूरा श्रेय उस बेमिसाल तालमेल को जाता है जो हमारे उस वक्त के कमांडर्स के बीच था। अगर इस शानदार ट्राई सर्विस अभियान को लीड करने वालों की बात करें तो राजनीतिक मोर्चे पर इसका नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। आर्मी की तरफ से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, इंदर गिल और सगत सिंह जैसे दिग्गज रणनीतिकार मैदान में थे। समंदर में नेवी की कमान एडमिरल SM नंदा संभाल रहे थे, तो वहीं आसमान से एयर मार्शल PC लाल के नेतृत्व में वायुसेना अपना दम दिखा रही थी। इन सभी ने मिलकर इस अभियान को मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट टेक्स्टबुक मॉडल बना दिया। इस शानदार लीडरशिप की वजह से हमें कई ऐसे सामरिक नवाचार यानी टैक्टिकल इनोवेशंस देखने को मिले जो पहले कभी नहीं हुए थे। इस सोर्स में खास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जिक्र है। उन्होंने 5 मील चौड़ी नदियों को पार करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और दूसरी तरफ हमारी नेवी, भारतीय नौसेना ने तो मिसाइल बोट्स का ऐसा गजब इस्तेमाल किया कि कराची बेस पर जाकर दुश्मन के जहाज डुबा दिए और उनके ऑयल फार्म्स को आग के हवाले कर दिया। लेखक इस पूरी कामयाबी को हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन से जोड़ते हैं। उनका एक कोट है, अनजाने में ही सही लेकिन भारत ने युद्ध के कौटिल्य प्रतिमान को पुनर्जीवित कर दिया था। कौटिल्य की रणनीति क्या कहती है? वो कहती है कि दुश्मन पर फाइनल प्रहार करने से पहले एक लंबा अभियान चलाकर उसे अंदर से थका दो और अस्थिर कर दो। मुक्ति बाहिनी का वो 8 महीने लंबा संघर्ष बिल्कुल ऐसा ही था जिसने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़कर रख दी थी। इसी कौटिल्य नीति के उस आखिरी प्रहार को इस लेख में एक्सपेंडिंग टॉरेंट यानी एक फैलते हुए सैलाब का नाम दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है, दुश्मन जहां मजबूत है वहां उलझो मत, बस उसे बाईपास करो और सीधे उसके मुख्य कमांड और कंट्रोल सेंटर्स की तरफ दौड़ पड़ो। जब हमारी सेना ने ढाका की तरफ वो तेज दौड़ लगाई थी तो उसका असली मकसद जमीन के टुकड़ों पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना के पूरे सिस्टम को अंदर से कोलैप्स करना था। और अब हम पहुंचते हैं आज की इस चर्चा के हमारे आखिरी भाग पर, जनरल बिपिन रावत की विरासत और ऐतिहासिक रणनीति से लेकर आज के सैन्य सुधारों का सफर। संपादकीय के इस आखिरी हिस्से में मेजर जनरल बख्शी अपने एक पूर्व छात्र को याद करते हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। जनरल रावत ने जिन आधुनिक सुधारों की कमान संभाली, उनका सबसे बड़ा मकसद उसी 1971 वाले ट्राई सर्विस तालमेल को एक पक्का संस्थागत रूप देना था। उन्होंने हथियारों की खरीद की उस पुरानी और सुस्त प्रक्रिया में पूरी तरह से जान फूंक दी। उनका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम था 17 अलग अलग सर्विस कमांड्स को घटाकर 4 जॉइंट ट्राई सर्विस कमांड्स में बदलने की शुरुआत करना। लेखक उन्हें एक ऐसा चेंज एजेंट मानते हैं जिन्होंने सेना के उस पुराने सिस्टम को बदलने की ठानी जो बदलाव से काफी कतराता था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, 1971 के उस शानदार रणनीतिक ढांचे का आज के इस दौर के सैन्य आधुनिकीकरण पर क्या असर पड़ता है? क्या उस वक्त की वो तुरंत फैसला लेने की क्षमता और तीनों सेनाओं का वो गजब का तालमेल आज के हमारे सिस्टम में पूरी तरह से ढल चुका है? मेजर जनरल बख्शी का ये लेख हमें सिर्फ एक ऐतिहासिक जीत का जश्न नहीं मनाने देता, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कल की निर्णायक जीतों के लिए हमारी आज की तैयारी कितनी पुख्ता है। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा।